नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक का फास्ट और सीजेपी एजिटेशन। पिछले कुछ हफ्तों में देश ने काफी कुछ देखा। सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स बने, आरोप लगे, राजनीति हुई और सड़कों पर प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन जब धूल बैठती है और हम पूरे घटनाक्रम को क्रोनोलॉजी में देखते हैं तो एक सवाल सामने आता है, क्या मोदी गवर्नमेंट ने इस पूरे मुद्दे को कन्फ्रंटेशन के साथ हैंडल किया या डायलॉग के साथ? क्या सरकार ने प्रोटेस्टर्स को दुश्मन की तरह देखा या स्टेक होल्डर्स की तरह? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यूथ और स्टूडेंट्स के कंसर्न को सच में सुना गया? सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। सोनम वांगचुक 6 जुलाई को भारत आए और उसके बाद प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार का पहला रिस्पॉन्स कन्फ्रंटेशन नहीं था। प्रोटेस्ट करने वालों को अपनी बात रखने के लिए डेमोक्रेटिक स्पेस दिया गया, उन्हें अपनी आवाज रखने के लिए जगह मिली, जो ये दिखाता है कि शुरुआत से ही अप्रोच डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाली थी, ना कि टकराव वाली। अगर किसी गवर्नमेंट का इरादा कन्फ्रंटेशन का होता तो पहला कदम डायलॉग और स्पेस देना नहीं होता, लेकिन यहाँ पहले ही दिन से प्रोटेस्टर्स को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इसके बाद अलग अलग स्तरों पर बातचीत हुई। सोनम वांगचुक से बात हुई, फिर सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई। 20 जुलाई को भी जब उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, उन्हें सुना गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डिमांड्स को इस बेसिस पर नहीं देखा गया कि वो रूलिंग पार्टी की पॉलिटिक्स से अलाइन करती है या नहीं। पार्टी को नीचे रखा गया और देश को ऊपर। जो भी डिमांड सामने आई, उन्हें स्टडी करने की बात हुई, इवेल्युएट करने की बात हुई और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर उन पर विचार करने की बात हुई। ये पूरा प्रोसेस एक बात दिखाता है कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव अपोजिशन या प्रोटेस्टर्स को हराना नहीं था, बल्कि कंसर्न्स को समझना था। अब बात करते हैं स्टूडेंट वेलफेयर की। इस पूरे इशू का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही था, नीट पेपर लीक हुआ, गलती हुई और ये बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके बाद जो करेक्टिव एक्शन हुआ उसे भी देखना जरूरी था। सरकार ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि कई कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए। सबसे पहला, एग्जामिनेशन को कैंसिल करके मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ब्रीच को एक्सेप्ट करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और री एग्जामिनेशन अनाउंस किया। इसके बाद पूरे देश में री नीट कंडक्ट कराने के लिए इमरजेंसी मोड में तैयारी शुरू हुई। हाई लेवल रिव्यू मीटिंग्स हुई, स्टेट गवर्नमेंट्स, एनटीए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया। एग्जामिनेशन मटेरियल्स की सिक्योरिटी से लेकर सेंटर्स तक पहुंचने की प्रोसेस को दोबारा रिव्यू किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई और साइबर सिक्योरिटी रिसोर्सेज को भी प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया ताकि दोबारा किसी तरह की लैप्स ना हो। जो काम आमतौर पर कई महीने लेता है, उसके लिए बहुत कम समय में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। रीनीट कंडक्ट हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेस तक पहुंच गए। सरकार का फोकस यह था कि लाखों स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर और मेडिकल एडमिशन प्रोसेस अनसर्टेनिटी में ना फंस जाए। लेकिन स्टूडेंट वेलफेयर सिर्फ री एग्जाम तक सीमित नहीं रहा। एग्जामिनेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए रिफॉर्म्स पर भी काम शुरू हुआ। पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने पर जोर दिया गया है। फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की बात हो चुकी है और एग्जाम सिक्योरिटी को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने के लिए रिफॉर्म्स प्रोसेस शुरू कर दिए गए हैं। आगे के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए नंदन निलेकानी की लीडरशिप में एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है, जिसका उद्देश्य एनटीए और एग्जामिनेशन इकोसिस्टम को टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के जरिए और मजबूत बनाना है। यह सब इस बात को दिखाने के लिए था कि स्टूडेंट वेलफेयर को सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में नहीं, बल्कि पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के रूप में देखा गया है। पहली करेक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस में की गई, दूसरी करेक्शन सिस्टम को फ्यूचर के लिए और सिक्योर बनाने की दिशा में शुरू की गई। लेकिन स्टूडेंट वेलफेयर सिर्फ एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं था। सरकार ने यह भी समझा कि स्टूडेंट्स और यूथ के मन में कई सवाल और कंसर्न्स हैं, इसीलिए उनकी बात सुनी गई और उनके कंसर्न्स पर संवाद किया गया। पहली करेक्शन एग्जामिनेशन सिस्टम में की गई, दूसरी तरफ यूथ और स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को भी गंभीरता से लिया गया। इसीलिए पूरे मुद्दे को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा गया, बल्कि यूथ कंसर्न्स और एग्जामिनेशन सिस्टम में भरोसा दोबारा लाने के पर्सपेक्टिव से भी देखा गया। 20 जुलाई को जब सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स जेपी नड्डा से मिले, तब उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी और एक रिटन मेमोरेंडम भी सबमिट किया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर डिस्कशन में छूट जाती है। सीजेपी के प्रोटेस्ट शुरू होने से लेकर 20 जुलाई तक गवर्नमेंट और सीजेपी के बीच कोई फॉर्मल डायरेक्ट नेगोशिएशन नहीं हुई थी। दरअसल जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक को ही सेंटर और सीजेपी के बीच पहला डायरेक्ट ऑफिशियल कॉन्टेक्ट बताया गया। इसी मीटिंग में पहली बार सीजेपी ने अपनी डिमांड्स को फॉर्मली
फॉर्मली रिटन मेमोरेंडम के रूप में गवर्नमेंट के सामने रखा। यानी एक तरफ सड़कों पर प्रोटेस्ट चल रहा था, स्लोगन्स लग रहे थे, सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि 20 जुलाई से पहले डिमांड्स का कोई फॉर्मल मेमोरेंडम गवर्नमेंट को नहीं दिया गया था और ना ही कोई स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशंस हुई थी। इसीलिए जब पहली बार फॉर्मल डायलॉग हुआ, सरकार ने रिप्रेजेंटेटिव्स को सुना, उनसे मुलाकात की और उनकी बात को लीडरशिप तक पहुंचाने का अश्योरेंस दिया। दरअसल पूरे प्रोटेस्ट के दौरान सरकार ने लगातार बातचीत और संवाद का रास्ता खुला रखा था। और ये भी ध्यान देने लायक है कि ये मीटिंग उस समय हुई जब पार्लियामेंट मार्च को लेकर टेंशन थी और प्रोटेस्ट अपने सबसे गर्म दौर में था। इस पूरे दौरान गवर्नमेंट ने कभी ये शर्त नहीं रखी कि पहले प्रोटेस्ट खत्म करो फिर बात होगी। प्रोटेस्ट चल रहा था और साथ ही बातचीत भी चल रही थी। मेमोरेंडम एक्सेप्ट किया गया, डिमांड सुनी गई और उन पर विचार करने की बात कही गई। शुरुआत से ही सरकार का जोर संवाद पर था, टकराव पर नहीं था। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी और रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी पर। इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान अगर कोई एक डिमांड सबसे ज्यादा सुनाई दी तो वो थी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्लोगन यही गया था। लेकिन अकाउंटेबिलिटी सिर्फ रेजिग्नेशन से नहीं आती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है गलती को आइडेंटिफाई करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और फिर उसका सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना। इसीलिए जब नीट पेपर लीक सामने आया तो पहला फोकस सिस्टम को रिपेयर करने पर था। री नीट कंडक्ट हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया ताकि लाखों स्टूडेंट्स का एकेडमिक फ्यूचर अनसर्टेनिटी में ना अटक जाए। एग्जामिनेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए रिफॉर्म्स की बात हुई और ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग और पेपर लीक नेटवर्क्स पर एक्शन के लिए लीगल फ्रेमवर्क को और सख्त किया गया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कुर्सी जाना नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिस्टम को ठीक करना भी होता है। और फिर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का पहलू भी सामने आया। जो डिमांड प्रोटेस्ट के केंद्र में थी वही डिमांड 20 जुलाई को सीजेपी के मेमोरेंडम में भी फॉर्मली रखी गई। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने जेपी नड्डा को जो लिखित मेमोरेंडम दिया उसमें एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन 3 मुख्य मांगों में से एक था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने ना तो तुरंत पॉलिटिकल प्रेशर के सामने झुकने का रास्ता चुना और ना ही बातचीत से इनकार किया। पहले डिमांड सुनी गई, मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पर चर्चा हुई, स्टूडेंट वेलफेयर के मुद्दों पर विचार हुआ और फिर आगे चलकर एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी सामने आया। इसीलिए इस पूरे एपिसोड को सिर्फ एक रेजिग्नेशन की कहानी के रूप में देखना अधूरा होगा। ये अकाउंटेबिलिटी, करेक्टिव एक्शन, रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब का एक साथ उदाहरण था। और शायद इसीलिए रिस्टोरेशन ऑफ पीस और रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी को भी अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा माना जाना चाहिए। डेमोक्रेसी सिर्फ नारे लगाने से नहीं चलती। डेमोक्रेसी तब मजबूत होती है जब कंसर्न्स को सुना जाए, सॉल्यूशंस निकाले जाए और इंस्टीट्यूशंस को और बेहतर बनाया जाए। अब यहाँ एक और पॉइंट समझते हैं। कैपिटल में चल रहा एजिटेशन समाप्त हुआ और नॉर्मलसी रिस्टोर हुई, लेकिन ये नॉर्मलसी किसी फोर्सफुल कन्फ्रंटेशन के बाद नहीं आई। ये नॉर्मलसी डायलॉग के बाद आई, टॉक्स के बाद आई, कमिटमेंट्स के बाद आई। इसीलिए रिस्टोरेशन ऑफ पीस और रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी को भी अकाउंटेबिलिटी का एक हिस्सा माना जा सकता है। और हाँ, एक और बात, सोशल मीडिया पर अक्सर ये नैरेटिव चलाया जाता है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, डिसेंट के लिए जगह नहीं बची है और सरकार सिर्फ विरोध को दबाना चाहती है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। प्रोटेस्ट करने वालों को अपनी बात रखने की जगह मिली, उनके रिप्रेजेंटेटिव से कई राउंड्स की बातचीत हुई, उनकी डिमांड्स को फॉर्मली सुना गया और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर उन पर विचार भी किया गया। किसी भी डेमोक्रेसी की असली परीक्षा वहां होती है जब उसके सामने असहमति और विरोध आता है। और इस मामले में सरकार ने कन्फ्रंटेशन की बजाय कन्वर्सेशन का रास्ता चुना। डेमोक्रेसी सड़कों पर हमेशा टकराव से नहीं चलती। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस, अकाउंटेबिलिटी, डायलॉग और करेक्टिव एक्शन से चलती है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सामने आता है, नंदन निलेकानी का। बहुत से लोग उन्हें आधार और टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के लिए जानते हैं। उनका पूरा करियर लार्ज स्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा रहा है। इसी तरह के एक्सपर्ट्स का अनुभव किसी भी रिफॉर्म प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब गवर्नेंस, रिफॉर्म्स और यूथ के फ्यूचर की बात आती है तो सबसे ज्यादा मायने रखता है एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। किसी सेक्टर में सफलता हासिल कर चुके लोग ग्राउंड रियलिटीज, चैलेंजेस और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को बेहतर समझते हैं। इसीलिए जब स्पेशलिस्ट को रिफॉर्म प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है तो फोकस उनके एक्सपर्टाइज पर होता है। और ये तब होता है जब लीडरशिप किसी इश्यू को लेकर जेन्युइनली सीरियस हो और सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर काम कर रही हो। आखिर में सवाल वही
है? मोदी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं? शायद इसीलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रोटेस्ट हो, क्रिटिसिज्म हो, फीडबैक हो या प्रेशर हो, किसी ना किसी रूप में रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। डिमांड्स को सुना जाएगा, उन्हें डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर इवैल्यूएट किया जाएगा और जहां संभव होगा एक्शन भी लिया जाएगा। और हाँ, अब एक सवाल अपोजिशन रूल स्टेट से भी पूछा जाना चाहिए। पंजाब हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो या कोई और राज्य, जब पेपर लीक्स होते हैं, जब रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सीज होती हैं, जब यूथ सड़कों पर आते हैं और जब स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो क्या वहाँ भी इसी तरह अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी? क्या वहाँ भी रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे? क्या वहाँ भी डायलॉग को कन्फ्रंटेशन पर तारीज दी जाएगी या फिर मुद्दे राजनीति में ही उलझ कर रह जाएंगे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।